गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यस। तो दोस्तों, जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण का ये भाग है जिसे आप एडिटोरियल या संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो जो आज का एडिटोरियल है दोस्तों आपके सामने है, इसे लिखा है तवलीन सिंह जी ने और है आज का जो विषय घाटी में अमन का रास्ता। आपको बता दें, हमारे देश के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आर्टिकल 370 एंड 35 ए को एब्रोगेट इसलिए किया गया था कि जिस तरह की हालात मौजूदा स्थिति में बने हुए थे वो स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण थी। और जिस तरह से बार बार एक अधिकार की बात करता था पाकिस्तान, और खाड़ी के लोग ही, स्पेशली कश्मीर के लोग ही जिस तरह से अलगाववादी की राजनीति करते थे, भारत जैसे देश से न मिलने की बात करते थे, अपने को स्वतंत्र होने की बात करते थे, पाकिस्तान से मिलने की बात करते थे, आए दिन जिस तरह से वहाँ पे आतंकवादी कंस्पिरेसी क्रिएट की जाती थी, वो हमारे देश के लिए दुखद था। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एब्रोगेट करना पड़ा, पूरी तरह से हटाना पड़ा आर्टिकल 370 और 35 ए को। तो दोस्तों, अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए उस शांति के लिए, क्योंकि एक गुपकार गठबंधन किया जा रहा है, एक आंदोलन चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो अलगाववादी मानसिकता के लोग हैं। वो चाहते हैं कि घाटी में अभी भी अमन और शांति ना आए। लोग जिस तरह से पहले से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, वैसे ही बनी रही स्थितियाँ, कत्लेआम होती रहे। जिस तरह से वहाँ के एक स्पेशल कास्ट, स्पेशल रिलीजन के लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनकी बहु बेटियों का सम्मान छीना गया, उनको अभी भी उसी की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है, जो कि पूरी तरह से गलत है। चलते हैं आगे, देखते हैं। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने सोच समझकर बोला होता पिछले सप्ताह तो ध्यान में जरूर आता कि उनके बयान से कश्मीरी लोगों का कितना नुकसान होगा। महबूबा मुफ्ती ने 18 महीने नज़रबंदी से रिहा होने के बाद पत्रकारों से कहा कि भारत का झंडा कश्मीर घाटी में तभी फहराया जाएगा जब कश्मीर का अपना झंडा फहराने का हक उनको वापस लौटाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से दो तरफा राजनीति की जा रही है, महबूबा मुफ्ती, उमर फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। तो इनकी जो सोच है ये पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति है। इन्हें कई सौ सालों तक आप ऐसा कहें कि एक राजनीतिक जो सत्ता था वो थाली में परोस कर दिया गया था। और ये गलती किया गया था नेहरू जी के द्वारा। जो उनके दादाजी थे फारूक अब्दुल्ला के, ठीक है, उनको जब एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी 370 इम्प्लीमेंट करने की। तो उसकी वजह से दोस्तों, जिस प्रकार से एक परिवार तक सीमित रह गई वहाँ पे सत्ता, और जिस तरह से कई जाति के, कई धर्मों के लोग हाशिए के शिकार होते चले गए, उनका सब कुछ छिन गया, उसमें कहीं न कहीं ये राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार हैं पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक मंचों से उनके दुख, उनकी पीड़ा को बयान नहीं किया, उनकी समस्याओं के निदान के बारे में कभी नहीं सोचा। इसलिए दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टोटली। लापरवाही से दिए गए इस बयान ने कई भारतीयों को उन दिनों की याद दिलाई जब हम कश्मीर जाया करते थे छुट्टियां मनाने, और कश्मीरी हमसे पूछा करते थे, क्या आप इंडिया से आए हैं? याद है मुझे जब बचपन में मुझसे किसी शिकारा वाले ने यह सवाल किया तो मैंने गुस्से में आकर उनसे पूछा था कि वह अपने आप को किस देश का नागरिक समझता है। अब आप सोचिए, यदि आप भारत के किसी अन्य राज्य में जाइए और वो आपसे पूछे आप इंडिया से आए हैं, भारत से आए हैं, तो आपको कितना ऑड लगेगा। दोस्तों, बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे देश का जो सबसे अभिन्न स्पेशल स्टेट है उस शुमार में आता है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के लोग ही यदि ऐसे कहते हैं आप इंडिया से आए हैं, तो कैसा लगेगा कि हम, मानो आप हमसे अलग देश हैं या फिर आप किसी अन्य देश के अधिकार में हैं, हमारे देश से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये जो साउंड है अब वो चेंज हो रहा है। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन कई कश्मीरी उस समय भी कहा करते थे कि मुस्लिम होने के नाते उनका लगाव पाकिस्तान से ज़्यादा है। यह वह दौर था जब अमन शांति इतनी थी कश्मीर घाटी में कि हर दूसरी हिंदी पिक्चर घाटी में फिल्माई जाती थी। सोचिए, हर एक मुसलमान ये सोचता था
जो कि पाकिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी है और खुद कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका इंक्लिनेशन था, जो उनका झुकाव था, पूरी तरह से पाकिस्तान के प्रति था। और ये उस समय की बात है जब ज़्यादातर फिल्में कश्मीर घाटी में शूट की जाती थी, तब का दौर है। सोचिए, इस तरह की मानसिकता को लोग पाल बैठे थे। लोगों की जो सोच थी वो पूरी तरह से भारत विरोधी धुरी की तरफ आगे बढ़ रही थी। यदि एब्रोगेट नहीं किया जाता आर्टिकल का, तो मैं सच कह रहा हूँ, एक दिन ऐसा भी आता जब पूरी तरह से कश्मीर जो है पाकिस्तान के नियंत्रण में होता और हम कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे पीओके चला गया, आज तक कुछ नहीं कर पाए। और श्रीनगर में पर्यटक इतने हुआ करते थे कि होटल हाउस बोट भरे रहते थे गर्मियों में। फिर आया जिहादी आतंकवाद का दौर, जिसमें हिंसा और अराजकता इतनी फैलती गई कि मेरे जैसे लोग जो हर साल जाया करते थे कश्मीर, वहाँ से दूर भागकर कुल्लू मनाली जाने लगे। जिहादी आतंकवाद जैसे फैला, उसके साथ साथ फैला एक कट्टर किस्म का इस्लाम, जिसके आते ही सिनेमा घर, शराब की दुकानें और होटलों में बाहर सब ज़बरदस्ती बंद करवा दिए गए। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए, पूरी तरह से यदि देखा जाए जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को, तो वहाँ पे पर्यटन मेन रोजी रोटी है, उनके जीविका का एक साधन है। पर दोस्तों, यदि बाहर से विदेश से लोग जा रहे हैं वहाँ पे मनोरंजन करने के लिए, छुट्टियाँ बिताने के लिए, हनीमून के लिए, तो वहाँ पे कई तरह के लोग होंगे जिनको जो आवश्यकता होगी वहाँ पे जाएंगे। तो ऐसे में वहाँ पे बार की भी आवश्यकता होगी, शराब की भी आवश्यकता होगी, होटलों की आवश्यकता होगी, शराब की दुकानों की आवश्यकता होगी। पर यदि वहाँ के कुछ मुस्लिम कट्टर लोग यदि उसे ज़बरदस्ती और बलपूर्वक यदि बंद कर दें, तो एक तरह से जो वहाँ का पर्यटन है पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और ये हुआ, इसीलिए दोस्तों उसके बाद लोग शिमला, कुल्लू मनाली को प्रेफर करने लगे, फर्स्ट प्राथमिकता देने लगे। यही कारण था, क्योंकि वहाँ पे आए दिन जिस तरह से गोलियाँ, जिस तरह से संहार किया जाने लगा, ऐसे में क्या है, वहाँ जाने से लोग डरने लगे। बंद करवाने लोग हथियारबंद युवक थे जिन्होंने बेनकाब औरतों और बच्चियों पर तेजाब फेंकना शुरू किया। अब देखिए, वहाँ पे इतनी अमानवीय ढंग से जो घिनौना कार्य किया गया वो कोई भी नहीं कर सकता। मतलब छोटी छोटी बच्चियों को, औरतों के ऊपर तेजाब फेंकना शुरू किया गया कि आप ऐसे कपड़ों में न निकला करें। यदि आप ऐसे कपड़ों में निकलेंगी तो आपके सूरत को बदसूरत बना दिया जाएगा। ये है, ये कौन सा इस्लाम है इनका। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो लोग वाकई में इस्लाम को मानते हैं ना, वो ऐसे अराजक तत्वों को, ऐसे पाकिस्तान परस्त लोगों को कभी भी अपने इर्द गिर्द भी घूमने नहीं देते। इस्लाम एक बहुत ही सच्चा और प्यारा, एक आस्था का प्रतीक है, एक ऐसा धर्म है जो इंसान के अंदर इंसानियत भरता है। पर ये लोग क्या करते हैं, अपने अंदर से इंसानियत हटाकर इतनी क्रूरता बर्बरता डाल देते हैं कि जानवरों से भी असभ्य हो जाएं। देखते ही देखते कश्मीर एक इस्लामिक मुल्क बन गया, जिसमें न पंडितों की जगह रही और न पर्यटकों की। मैं जाती रही कश्मीर एक पत्रकार के नाते, और जब भी अनुच्छेद 370, एक मिनट, जब भी वहाँ गई, मैं मिली उन राजनेताओं से जो भारत के हमदर्द माने जाते हैं। उनसे जब मैं कश्मीर के बदलते चेहरे के बारे में पूछा करती, तो उनका एक ही जवाब हुआ करता था कि जिहादी आतंकवाद को रोक नहीं सकते, इसलिए कि जिहादी इस्लाम को फैलने के लिए घाटी में इस्लामी देशों से बहुत पैसा आ रहा है। सो जब पिछले वर्ष संसद में अनुच्छेद 377 रद्द किया गया, मोदी सरकार को समर्थन मिला पूरे देश का। कश्मीर के राजनेताओं को हजम करना पड़ेगा कि अनुच्छेद 370 की वापसी अधिकतर भारतीय नहीं चाहते हैं। तो जिस तरह से ये लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, एक मुहिम छेड़ रखे हैं, तकरीबन जितने बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे थे उन्हें डिटेन कर दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा। अब ये चाहते हैं कि गुपकार जो इनका एक कैंपेन चल रहा, उसके सहयोग से, उसके मदद से लोगों को जागरूक किया जाए, और उसके बाद एक बड़े अभियान के माध्यम से ये बताया जाए सरकार को कि वो दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए जो हमारे हक में था, जो हमारा था। ये तो पूरी तरह से जानते हैं क्या, ये अलगाववादी की नीति है। अब भारत जैसे देश के
अभिन्न अंग को आप काटना चाहते हैं, जो आपकी मानसिकता है। ऐसे लोगों को तो 1 साल जेल में नहीं, ज़िंदगी, ताउम्र ज़िंदगी जो है कि जेल में डाल देना चाहिए। आप अभी बताइए, क्या आप इस बात का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं कि नहीं, अनुच्छेद जो 370 हटाया गया वो गलत है? ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीयों को समर्थन करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि आज केंद्र सरकार में जब बीजेपी आती है तो लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। ये मैं देखिए कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। राज्यों में जिस प्रकार की सरकारें हों, मैं उसकी निंदा करता हूँ कुछ जगहों पे, जो आए दिन जो सुनने में आ रहा है। पर दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरह से नीतियाँ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जिस तरह से अन्य देशों के साथ हमारे संबंध बने हुए हैं, उनके लिए अब इससे बेहतर विकल्प आपके पास नहीं होगा। यदि आपके पास विकल्प है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे राजनेताओं ने अगर रिहा होते ही मांग की होती तो राज्य का दर्जा वापस देने की और उसके बाद चुनाव की घोषणा की होती, तो उनके साथ न सिर्फ हमदर्दी होती है देश की, बल्कि पूरा समर्थन भी। अफसोस की बात है कि पहले फारूक ने कहा कि उनको चीन ज़्यादा पसंद है भारत से, क्योंकि चीन ने अनुच्छेद 370 को दोबारा बहाल करने की मांग की है। क्या फारूक साहब जानते हैं कि चीन ने अपने मुसलमानों को किस तरह कैद करके उनको ज़बरदस्ती इस्लाम त्यागने पर मजबूर किया? जो कुछ देश दिखा रहे हैं कि हम इस्लाम के हिमायती हैं, हम इस्लाम के मानने वालों के लिए स्पेशल प्रिजर्वेशन रखे हैं, तो वो गलत हैं। मैं बता दूं, एक चाइना में झिंगजियांग प्रांत है, वहाँ पे एक उइगर मुसलमान है जिनकी दशा इतनी दयनीय हो चुकी है, आप देख के डर जाएंगे। पिछले 2-3 सालों से जिस प्रकार से उन्हें नज़रबंद करके रखा गया है, वहाँ पे आप सार्वजनिक छोड़िए, आप एक कमरे में भी जो है कि इस्लाम का प्रेयर नहीं कर सकते हैं, नमाज नहीं कर सकते हैं। लाउड स्पीकर तो छोड़ दीजिए, उस समय तो आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। मतलब ऐसे कई सांकेतिक प्रतीक हैं जिसको आप वहाँ पे नहीं रख सकते। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारी बातों का, हमारी सोच, हमारी मानसिकता का जो समर्थन चाइना जैसा देश दे रहा है, वो बहाल करने की बात कर रहा है। तो ऐसा है, हमेशा जो दुश्मन होता है ना, और वो ऐसे ही बात करता है, तो आप लोग इसकी एक तरह से बातों में ना आए, क्योंकि पहले आप वहाँ से स्पष्टीकरण मांगिए ना, आपके यहाँ मुसलमान कितने सुरक्षित हैं और इतनी संख्या में थे तो इतने कम क्यों हो गए? चाइना में इतनी तेज़ी से धर्मांतरण किया जा रहा है, जो मुस्लिम है उनको नॉन मुस्लिम बनाया जा रहा है। नहीं बनोगे तो वही ज़िंदगी होगी, दयनीय, बेसहारा, बेबस, डेली वही हाशिए पे चढ़े रहोगे। क्या जानते नहीं कि मुसलमानों को अपने मजहब और अपनी सभ्यता को ज़िंदा रखने की इजाज़त जितनी भारत में है, वह शायद ही किसी अन्य गैर इस्लामिक मुल्क में होगी। मैं वाकई बताता हूँ, आप जब यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे मुसलमानों के लिए, जो जिस वजह से उसमें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ और अल्पसंख्यकों के लिए कितना प्रिविलेज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, उस चीज़ को भी आप बारीकी से पढ़िएगा, जानिएगा, तब आपको एहसास होगा कि यहाँ की जो आज़ादी मुसलमानों को दी गई है वो कहीं भी हिंदुओं से कम नहीं है। इस बात को आप मानिएगा और अन्य देशों के कंपैरिजन में आप कंपेयर कर लीजिएगा कि वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, क्या उन्हें राइट्स, अधिकार मिले हैं, क्या देश के प्रति समर्पण, सब चीज़ आप देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप एक चीज़ बता दूं, आज जिस तरह से फ्रांस में इस्लाम के नाम पे पूरा देश जल रहा है, अफरा तफरी मची हुई है, और इस बात का समर्थन कर रहे हैं आपके पाकिस्तान और तुर्की, कह रहे नहीं, ऐसे कोई इस्लाम को कैसे बोल देगा, ऐसे कोई क्या कर देगा। मतलब बता दें, ऐसी कई सारी सभ्यताएं थीं, ऐसे कई सारे धर्म थे जिनके धर्मों के साथ लोग मतलब अनगिनत बार उनको नरसंहार किया गया, अपमानित किया गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया। इसका अगर आप उदाहरण लेते हैं तो आप 800 साल तक जिस तरह से भारत को गुलाम बना कर रखा गया, जिस तरह से वहाँ की मूर्ति, मंदिरों, पुजारियों की हत्याएं की गई, लूटी गई, उसको भी आप कभी पढ़िएगा। आज एक कार्टून बना दिया गया, आप घर के अंदर दफ्तर में घुसकर गोली मार देना, किसी का गला काट दे रहे हैं। और हमारे देवताओं, हमारे धार्मिक प्रतीक चिन्हों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, तो हम क्या किया जाए? यही होता है समझ और ना समझ। इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देने से कुछ नहीं हासिल होगा। माना कि मोदी सरकार से गलतियां हुई हैं अपना कश्मीर नीति को लेकर। सबसे बड़ी गलती थी राज्य का दर्जा समाप्त करना, और दूसरी गलती थी अनुच्छेद 370 को जबरदस्ती और कर्फ्यू लगाकर थोपना कश्मीर की जनता पर।
मैडम जी, तवलीन सिंह जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो बाद में यही बात होती कि अरे शांति कहाँ थी। जब आप इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं तो आपको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। तो कर्फ्यू लगाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि कर्फ्यू जब लगा रहता है, जब एक आतंकवादी को पकड़ा जाता है, बुरहान वानी जैसे शख्स को गोली मारी जाती है, तो पूरे जो वहाँ की वादी है, जो वहाँ के कश्मीर के लोग हैं, आप देखे होंगे कितना बड़ा जन सैलाब उठा दिया गया था। पत्थर मारते हैं सैनिकों के ऊपर, थप्पड़ से मारते हैं। उनके जो वस्त्र हैं, जिसे आप राष्ट्रीय वस्त्र के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, उनको जिस तरह से अपमानित करना पड़ता है, लोग करते हैं वहाँ के लोग। और आप कह रही हैं कि अरे कर्फ्यू क्यों लगा दिया गया। कर्फ्यू के बाद भी इतना बवाल वहाँ पे हुआ, जो वहाँ के नेटवर्क सर्विलांस बंद करना पड़ा, तब जाके कंट्रोल हुआ है। कुछ बातें आप भी सोच समझ के यहाँ पे लगा करें, मेंशन करें, क्योंकि जब आप एक राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही हैं, वार्ता कर रही हैं, और जब आपको पता कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी अनुच्छेद 370 हटाना। 70 साल पहले की जो एक गलती थी, एक भूल थी, उसमें सुधार की आवश्यकता थी। और आप शायद भूल रही हैं, वहीं उमर अब्दुल्ला थे, बोले थे यदि 370 किसी ने हटाने का सोचा भी तो उसका गर्दन काट दिया जाएगा। और आप कह रही हैं कि गलत किया गया, सब सही किया गया। एक ना एक दिन इस अनुच्छेद को जाना ही था, क्योंकि इसने कश्मीरियों को इस भ्रम में रखा है कि वे भारतीय नहीं हैं, विदेशी हैं। लेकिन अगर कश्मीर के लोगों को साथ लेकर यह कदम उठाया होता तो आज शायद वह परिवर्तन दिखता, विकास के तौर पर, जो दशकों से नहीं दिखा है। क्योंकि अशांति के बीच सरकारें भी निवेश करने से कतरती हैं। निजी निवेशक कैसे आएंगे, उन जिनके बिना न कारखाने लगेंगे, न उद्योग, न ही पर्यटन की सुविधाओं में निवेश करेगा कोई। तो अब क्या होगा, पहले तो कश्मीर के राजनेताओं को स्वीकार करना होगा कि अनुच्छेद 370 कभी वापस नहीं आने वाला है। इसको जब स्वीकार करेंगे तो उनको दिखने लगेगा कि प्रधानमंत्री से भी आसमान भी अगर मांगेंगे तो वे शायद मना नहीं करेंगे। तो एक चीज़ आपको बता दें, यदि कुछ कश्मीर के लोग ये सोच रहे हैं, ये भ्रम पैदा कर रखे हैं, यदि हम कैंपेन चलाएँगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, आवाजनी रोकेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, तो दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा हमारे देश में, हमारे राज्य में 370, तो आप गलत हैं। ये एक तरह से मूर्खता है। यदि आप सामंजस्य बना के चलेंगे तो आपको जो आवश्यकताएं होंगी, जिस योजना परियोजना की आवश्यकता होगी, देश के जो प्रधानमंत्री वो अवश्य कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हमारे साथ जुड़ें। और जिस तरह से दोयम दर्जे की राजनीति की गई थी उसको छोड़ें। उनकी कश्मीर नीति सफल तभी मानी जाएगी जब घाटी में शांति इस हद तक फैलेगी, कश्मीर पंडितों को घर वापसी हो सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने का कोई मतलब नहीं होगा। फिलहाल उस अंग्रेजी कहावत के मुताबिक गेंद कश्मीर के राजनेताओं के हाथ में है, जिधर चाहे फेंक सकते हैं। ये चीज़ अब गलत हो गई है। कश्मीर के राजनेताओं के हाथ में थी, अब नहीं है। अब उनकी जो स्थिति है ना, बहुत ही दयनीय है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो जागरूक हो चुके हैं कि इन्होंने बस हमें अपने माध्यम से प्रयोग में लाया, उसके बाद हमें यूज करके छोड़ दिया। अन्यथा जितने स्पेशल पैकेज दिए गए हैं, जितने पैसे आवंटित हुए जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए, सोने का बना दिया गया होता। पर राजनेताओं ने अपनी की, बंदरबाट की राजनीति की, अपने में बाँटें। और वो कभी नहीं चाहे कि यहाँ के लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, अन्य राज्यों में जाएं, अन्य देशों में जाएं, शिक्षा ग्रहण करें। नहीं तो भैया ज़्यादा समझदार होंगे, कल कोई विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।